नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी का लेक्चर नंबर 78 78वां लेक्चर अपने करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इथोलॉजी क्या है, व्हाट इज इथोलॉजी। तो इथोलॉजी और बिहेवियर, ये अपने दो बातें डिस्कस कर रहे थे, इथोलॉजी और बिहेवियर। तो इथोलॉजी से पहले अपने बिहेवियर की बात की थी कि बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर के लिए आपको बताया था कि कोई भी जंतु जो होता है वो कोई भी दिए गए उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया करता है। तो वो अनुक्रिया जो होती है वो इसका क्या होता है, व्यवहार या बिहेवियर होता है। उसके अलावा आपको बताया था कि जो अनुक्रिया होती है वो व्यवहार है, और उद्दीपन मैंने बताया था कोई भी हो सकता है, उसका वातावरणीय कारक हो सकता है, उसका जैविक घटक हो सकता है, उसका कोई अजैविक घटक हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि उद्दीपन के रूप में जो है, या ये कह सकते हैं स्टिमुलस जो होता है वो खुद के जाति के सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है, अन्य जाति के सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है, या कोई वातावरणीय कारक हो सकता है। अब देखिएगा कि हम बात कर रहे थे कि प्राणी का जो व्यवहार होता है, विज्ञान की जिस शाखा में और जूलॉजी की जिस ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है उसे इथोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इथोलॉजी। निकोटिन वर्जन ने व्यवहारिकी या इथोलॉजी की अपने एक परिभाषा दी थी, जंतुओं के व्यवहार का जीव वैज्ञानिक अध्ययन। निकोटिन वर्जन ने क्या परिभाषा दी थी इसकी, कि जंतुओं के व्यवहार का जैव वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के व्यवहार का जैव वैज्ञानिक अध्ययन ही इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी के अंदर निकोटिन वर्जन का बहुत बड़े इथोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े व्यवहारिक वैज्ञानिक हुए हैं, जिनको अपने आगे इनका जिक्र करेंगे बार बार। अब देखिएगा कि इन्होंने एक बात बताई थी कि जंतुओं के सामने दो तरह की चुनौतियां होती है। एक तो होती है लोकल चैलेंजेस, एक होती है ग्लोबल चैलेंजेस। लोकल चैलेंजेस यानी जिसको अपने कहते हैं स्थानीय चुनौतियां, और एक होती है वैश्विक चुनौतियां, या जो हम कह सकते हैं पूरे विश्व के जंतुओं के लिए लागू होती हैं, जिसके अंदर जैसे तापमान है, वर्षा है, भू आकृतिक स्थितियां हैं, ये सारे कौन से हैं, या जैसे कोई तरह का माइग्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबल जो है चैलेंजेस होते हैं। और लोकल चैलेंजेस के अंदर जो हम अपनी जाति के सदस्यों के साथ जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं, लोकल एरिया के रहने वाले अन्य जाति के सदस्यों के साथ जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारे लोकल चैलेंजेस होते हैं। अब देखिएगा, चाहे ग्लोबल चैलेंजेस हो चाहे लोकल चैलेंजेस हो, तो व्यवहार जो होता है वो कोई भी जंतु को इन चुनौतियों का या इन चैलेंजेस का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। ये बात निकोटिन वर्जन ने कही थी कि ये लोकल चैलेंजेस हो चाहे ग्लोबल चैलेंजेस हो, तो जंतु का जो व्यवहार होता है वो इनको इन चैलेंजेस से सामना करने की क्या करता है, एक शक्ति प्रदान करता है। और वास्तव में व्यवहार यही है कि जो भी हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना, या उनसे किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जैसे अभी डेमोजाइल क्रेन, साइबेरियन सार्स जो है वो साइबेरिया जैसे जो देश हैं वहाँ से उड़ करके आते हैं, हिमालय पर्वत को पार करके इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। जैसे अपने पोकर्ण, जोधपुर के अंदर किचनगांव है, अपने बड़ोपल है, अपने केवलादेव जो पक्षी अभ्यारण्य वहाँ आते हैं। अब देखिएगा कि इनका जो अध्ययन है वहाँ साइबेरियन जैसे देशों के अंदर भी वैज्ञानिकों ने किया है, तभी हमें पता लग पाया कि ये यहाँ इंडिया में क्यों आ रहे हैं या माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, या कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जमाव से भी नीचे चला जाता है। तो वो क्या करते हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर उनकी तुलना में कुछ ज़्यादा हो, तो इसलिए इंडिया में आते हैं। अब इंडिया के अंदर हमें पता लगता है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं। तो देखिएगा इसने माइग्रेशन किया, क्यों किया,
तो उसमें टेम्परेचर उसके लिए मायने रख रहा है। फिर वो इंडिया के कौन से स्थानों पर आ रहा है, जिन स्थानों पर उनको भोजन के अच्छे माध्यम उपलब्ध हैं, उनको रूस्टिंग, रात्रि विश्राम जिसको कहते हैं, फॉरेजिंग जिसको हम कहते हैं, उनके जो ये कह सकते हैं कि जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता उन क्षेत्रों के अंदर वो क्या है अधिक आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे कुछ कल्चरल वैल्यू है, जैसे खिंचन गांव के आसपास रहने वाले लोग उनको दाना डालते हैं, तो हमारी कल्चरल वैल्यू भी इनसे जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये क्या है, हमने उसके जंतु के, उस पक्षी के व्यवहार का क्या किया, अपने अध्ययन किया है। और व्यवहार अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि जो जैसे जोधपुर जिला है वो है, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो परिस्थितियाँ उनके लिए क्या अनुकूल है, और अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर ही वो वहाँ पर रह पाता। तो अब जैसे उसके लिए ग्लोबल चैलेंजेस भी है, लोकल चैलेंजेस भी, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर उसके अंदर हिमालय को, पर्वत को पार करना है, टेम्परेचर है। उसके अलावा जब वो यहाँ राजस्थान में आता है तो राजस्थान के अंदर जो लोकल स्पीसीज होते हैं, जैसे बर्ड की हो या अदर कोई भी स्पीसीज हो, उनके साथ उनका क्या है एक तरह का संघर्ष होता है, या यूँ कह सकते हैं उनको कोई किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उनका क्या व्यवहार है। तो ये चीज़ें अध्ययन की जाती हैं किसके अंदर, इथोलॉजी के अंदर। अब देखिएगा कि जो ये व्यवहार का अध्ययन जब किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कार्ल वान फ्रिस जो थे, क्या थे, कार्ल वान फ्रिस। अब देखिएगा कि इथोलॉजी का जो अध्ययन या किसी जंतु के व्यवहार का अध्ययन होता है वो कोई एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए कई साल लगते हैं, कंपेरेटिव देखना पड़ता है, अलग अलग उच्च जाति के अन्य सदस्यों के साथ तुलना करनी पड़ती है, अन्य जाति के सदस्यों के साथ तुलना करनी पड़ती है। उसके अलावा लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना पड़ता है, क्या रीज़न है वो माइग्रेशन कर रहे हैं, क्या रीज़न है वो वहाँ आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को अध्ययन करना पड़ता है। और इथोलॉजी जो है कोई शॉर्ट टर्म एक प्रोसीजर नहीं है, इसका स्टडी करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। जैसे हम बात करें, कार्ल वान फ्रिस ने मधुमक्खी की भाषा का अध्ययन करने के लिए 40 साल लगा दिए थे। कितने ईयर, 40 ईयर्स का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में ये बताया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिसके लिए इन्होंने बताया कि बी लैंग्वेज यानी मधुमक्खी की भाषा इन्होंने समझी। उन्होंने बताया कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक तो कलर डिफरेंशिएशन यानी वर्ण विभेदन कर सकती है, और दूसरा क्या होता है कि इन मधुमक्खियों के अंदर दो तरह के डांस होते हैं, एक तो वेगल नृत्य होता है और एक वर्ताकार। वेगल नृत्य 8 की आकार में होता है, जबकि वर्ताकार डांस गोलाकार। तो कहने का मतलब इस तरह के जो इथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है व्यवहारिकी के अध्ययन में लगा दिया। अब देखिएगा तो व्यवहारिकी का अध्ययन कोई सिंपल काम नहीं है। अब जैसे हम कोई घोंसला निर्माण देख रहे हैं, मान लो कोई भी पक्षी है वो घोंसला निर्माण कर रहा है, छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर जैसे पक्षी है घोंसला बना रहा है, कौन से पेड़ पे बना रहा है, उस पेड़ का चुनाव उसने क्यों किया, पेड़ के ऊपर जब घोंसला बनाता है तो कौन सी शाखाओं पे बनाता है, नीचे की शाखाएं हैं या ऊपर की शाखाएं हैं, शाखाएं कांटेदार है या बिना कांटेदार है, या जहाँ पर नवीन पत्तियाँ उद्भव हो रही हैं वहाँ पर है, या पुरानी पत्तियाँ हैं वहाँ पर है, या पेड़ के शीर्ष पर है। और उसके अलावा जो पेड़ का डायमीटर कितना है, ट्रंक की जो व्यास है वो कितना है। उसके अलावा घोंसला जब बनता है तो उस घोंसले के निर्माण में कौन कौन से जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है। वो मटेरियल एक तो प्लांट्स का मटेरियल है या मैन मेड कोई मटेरियल, जैसे अपने वायर है, कॉटन है, रैग है, पुराने कपड़े होते हैं, बटन है, अपने जो पुले जो बोलते हैं, थेपड़ियाँ जो बोलते हैं, उनका भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें घोंसला निर्माण के लिए हम देख सकते हैं। अब एक पक्षी का घोंसला बनाना जो है उसमें ये माने कि जब रिप्रोडक्टिव, अब घोंसले के अंदर एक चीज़ और ये रहती है कि कई बार क्या करते हैं, जैसे कुछ पक्षी हर बार अपना नया घोंसला बनाते हैं, अपने नए प्रजनन में नया घोंसला बनाते हैं। उसके बाद में जो है कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो एक घोंसले को बार बार रीयूज़ करते हैं। और कुछ पक्षियों के अंदर ऐसा होता है कि जैसे रैप्टर की हम बात करें, जैसे चील है, गिद्ध है, इनके अंदर क्या होता है कि जो घोंसले हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो इनके अंदर क्या करते हैं कि चील कई बार क्या करती है, दूसरी जो चील के घोंसले होते हैं उनको हायर कर लेती है, यानी उनको एक तरीके से जो दूसरी चील है वो अपने वर्चस्व में ले लेती है, यानी उसका यूज़ खुद करने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम एक घोंसला निर्माण के दौरान देख सकते हैं। उसके अलावा घोंसला जब बनता है तो उसके अंदर उसका कप का डायमीटर कितना है, डेप्थ कितनी है, उसका जो ऊपर का जो रिम का जो डायमीटर है वो कितना है। अच्छा, जो घोंसले की जो डेप्थ होती है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है, रिम में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक घोंसला निर्माण के अंदर देखते हैं। फिर घोंसला निर्माण में हम ये भी देख सकते हैं जैसे कि मेल और फीमेल दोनों का योगदान है,
या मेल का ज़्यादा है या फीमेल का ज़्यादा है, या केवल इनमें से केवल एक करता है, घोंसले का प्रोटेक्शन कौन करता है। तो ये एक घोंसला निर्माण का जो एक प्रोसीजर है, या घोंसला निर्माण एक इथोलॉजिकल प्रोसीजर है, या एक व्यवहारिकी का अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला एक टॉपिक है। तो ये अपने अध्ययन कर सकते हैं। एक जनरल अपने आसपास देखते हैं, बया का जैसे घोंसला अपने को पता है कि बनता है, तो उसमें बहुत वक्त भी लगता है। एक एक मतलब तिनका जो होता है उसको बुनती रहती है अपनी चोंच की सहायता से। तो ये सारी चीज़ें इथोलॉजी के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत इनका अध्ययन किया गया है। तब आज हमारे सामने इन चीज़ों का हमें पता है कि किस प्रकार से घोंसला बनाती है, कितने दिन लगते हैं। उसके अलावा अंडोत्सर्ग है, अंडों का उष्मायन है, चूजों को पैतृक द्वारा प्राप्त होने वाली सुरक्षा है। अब अंडोत्सर्ग जो है, अब अंडोत्सर्ग जैसे हमें जैसे ये पता लगाना होता है कि कोई भी पक्षी जो है घोंसला बनाने के बाद में कितने दिन बाद में अंडोत्सर्ग करता है। उसके अलावा अंडों की संख्या कितनी है, कितने अंडे दिए जाते हैं, 2 3 कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो कितने दिन बाद में दिए जाते हैं। पहला अंडा दिए जाने के बाद में दूसरा अंडा कब दिया जाएगा। उसके अलावा इनका इंक्यूबेशन है, अंडे कितने दिए जाते हैं, उनको नंबर ऑफ क्लच साइज बोलते हैं। किसी भी घोंसले का क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्लच साइज, या सीधा ही बोल सकते हैं क्लच साइज कितना है। तो क्लच साइज उसके अंदर ये आता है कि कितने अंडे उसमें दिए गए हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इंक्यूबेशन है, इंक्यूबेशन यानी अंडे को जो उष्मा दी जाती है पक्षी के द्वारा। आपने देखा होगा कि अंडा जो है उसके ऊपर पक्षी अपने पंखों को फैलाकर बैठता है, उनको अपनी निश्चित उष्मा उनको प्रदान करता है, जिससे उनके अंडे के अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है। और अब ये इंक्यूबेशन जो है ये कौन कर रहा है, नर कर रहा है या मादा कर रही है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं, या नर का योगदान ज़्यादा है या मादा का योगदान ज़्यादा है, इसका अध्ययन भी अपनी इथोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको। इथोलॉजी के अंदर कुछ भी, किसी भी जंतु के किसी भी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद में जैसे अपने जो चूजे कितने दिन बाद में निकल रहे हैं, जो पहले अंडे से जो चूजा निकला था उसका साइज दूसरे चूजा जो निकला है अंडे से उसकी तुलना में कितना डिफरेंस रखता है, दोनों में अंतर कितना है। कई बार क्या होता है कि पहला अंडा अगर पहले दिया जाता है तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा, तो चूजे का आकार बड़ा होगा तुलना में दूसरे चूजे की या दूसरे अंडे की। अच्छा, फिर हम ये देख सकते हैं कि जैसे जब कोई भी अंडा जब इंक्यूबेट होता है तो उसको रोटेट किया जाता है कि नहीं किया जाता, अंडे का आकार कैसा है, वाइट है, क्रीमिश है, येलोइश है या मोजेजिक है, वो भी इसके अंदर अपने कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि कई बार जो होता है निकलने वाला जो अंडे से निकलने वाला चूजा है उसके जो क्या कह सकते हैं सर्वाइवल रेट कितनी है, कि वो सर्वाइव कितना कर रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार कुछ पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनको बिल्ली के द्वारा, सांप के द्वारा या अन्य पक्षी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसकी रेट कितनी है डिस्ट्रॉय होने की। या कई बार क्या होता है कि हाई विंड स्टॉर्म्स चलते रहते हैं अपने जैसे राजस्थान में, तो हाई विंड स्टॉर्म जब चलते हैं तो उसके अंदर जो होता है कि डैमेज होता है कि नहीं होता, नेस्ट पूरा गिर गया, या कई बार क्या होता है कि जो क्लच में से जो चूजा निकला है वो कई बार उड़ कर नीचे गिर जाता है, या अन्य कई जो परभक्षी जंतु होते हैं उनके द्वारा घोंसला नीचे गिरा है। तो ये सारी चीज़ें मिथोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। उसके अलावा अपने जो चूजे को पैतृक सुरक्षा कौन प्रदान करता है, माता प्रदान करती है, पिता करते हैं, या दोनों मिलकर के करते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार माता समय अधिक देती है, पिता सुरक्षा मतलब दूसरे पेड़ पर बैठ कर सुरक्षा करता है। या कई बार क्या होता है जब चूजों को छेड़ा जाता है या घोंसले को छेड़ा जाता है तो नर और मादा उस जो जंतु छेड़ता है घोंसलों को उनके ऊपर मिलकर के अटैक करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इथोलॉजी के अंदर कर सकते हैं अपने। एक मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया एक पक्षी के संदर्भ में कि मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इथोलॉजी क्या है। तो हम एक पक्षी का जो पूरा है, अच्छा ये भी नहीं है कि हम पक्षी का केवल घोंसले का निर्माण, घोंसले से संबंधित या जनन क्रियाकलापों से संबंधित अध्ययन करें। उसके अलावा उनके अंदर पॉपुलेशन कब हो रहा है, मैथुन कैसे हो रहा है, उसके अलावा जो पेयरिंग होती है मेल फीमेल की उसके लिए उनके अंदर बीच में क्या इंटरेक्ट होते हैं, उसके अलावा पेयरिंग कितने दिन रहती है। अच्छा, हर रिप्रोडक्टिव टाइम जो आता है इनका, वो रिप्रोडक्टिव टाइम कौन सा होता है, हर जो जनन काल है क्या उसके अंदर जो है पेयरिंग सेम रहती है या चेंज हो जाती है। या कई बार क्या होता है एक फीमेल को दूसरा मेल हायर कर लेता है पेयरिंग होने के बाद में। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिनको अपनी इथोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा हम
कोई भी पक्षी का पॉपुलेशन जो है उसको स्टडी कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो जैसे अब देखें कि जो कोई एरिया है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है कोई भी पक्षी की, उसका रीज़न क्या है। अब रीज़न आपको पता ही है कि भोजन, आवास और जनन, 3 ऐसी सुविधाएं हैं। यदि कोई भी जंतु को ये उपयुक्त अवस्था में मिलती है तो वहाँ पर इनकी संख्या हमेशा क्या मिलती है, ज़्यादा मिलेगी। तो इस चीज़ को अपने स्टडी कर सकते हैं इथोलॉजी में। अच्छा, इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स अपने यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने इसको काउंट कर सकते हैं। अब काउंट करने के लिए आप इसमें कैमरा है, बाइनोकुलर है, इन चीज़ों का, इन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। जीपीएस है, जीआईएस है, इनका यूज़ कर सकते हैं इथोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए। उसके अलावा आज बहुत अपने कॉलर एंटीना, जैसे अपने जो कोई भी शेर है, टाइगर है, उसको काउंट करने के लिए या उसकी डिटेक्शन के लिए, उसको पहचान करने के लिए हम कॉलर एंटीना जैसी सुविधाएं लगा देते हैं। पक्षियों के अंदर भी ये कर सकते हैं कि अध्ययन करने के लिए, क्योंकि फिर सैटेलाइट से जितने भी डाटा उस जंतु से संबंधित वो सारे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल स्क्रीन पर कलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये इथोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके अंदर बहुत बड़ा यूज़ आज के टाइम में। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि जो है इथोलॉजी है, इसके अंदर अपने फोरेजिंग बिहेवियर का अध्ययन कर सकते हैं कोई भी पक्षी के। फोरेजिंग का मतलब होता है जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है उसको फोरेजिंग बिहेवियर कहते हैं। अब फोरेजिंग जो बिहेवियर होता है तो उसके अंदर जो पक्षी है या कोई भी जंतु है वो किस प्रकार से भोजन लेता है, कौन से भोजन को अधिक प्रायोरिटी देता है, क्या कारण है। कई बार हो सकता है कि उस एरिया के अंदर जैसे अभी चील या बाज चूहों को ज़्यादा खाते हैं, सांप को ज़्यादा खाते हैं। अब इनके अंदर एक होवरिंग बिहेवियर देखा गया है। होवरिंग के अंदर क्या होता है, चील या बाज क्या होता है कि कुछ हाइट पर जा करके एक जगह रुक करके अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, इसको होवरिंग बिहेवियर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो ये इथोलॉजी का प्रोसीजर होता है। तो एक कोई भी पक्षी का या कोई भी जंतु का अगर आपको व्यवहार का अध्ययन करना है तो वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। अब देखिएगा कि अपने इसका थोड़ा सा आगे डिस्कस करें कि जो शरीर में जो है ये कोई भी बिहेवियर होता है, कोई भी जंतु के द्वारा शो किया जाता है, उसको 3 सिस्टम कंट्रोल करते हैं मेनली, या 3 प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम अपने शरीर में पाए जाते हैं। एक तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है और इम्यून सिस्टम है। आपको बताइए तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, एक संचार उत्पन्न करते हैं। इन तीनों के बीच में क्या संचार पाया जाता है और ये तीनों ही अपने अपने तरीके से संचार करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, साथ में उसके अंदर नर्व इंपल्सन चलता रहता है। तो जो अपने सेकेंड ईयर के अंदर फिजियोलॉजी में बात की थी तो वो प्रोसीजर चलता है। उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम देखा कि हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, जो रक्त के द्वारा किसी भी टारगेट ऑर्गन तक ले जाए जाते हैं। उसके अलावा यदि इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम के अंदर हम बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, उसके अलावा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 500 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के पूरे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और इनका भी एक कम्युनिकेशन, ये कह सकते हैं संचार चलता रहता है। किसी स्थान पर रोगाणु आ गए तो वहाँ पर ये पहुँच जाती है, पहुँच करके उस रोगाणु को क्या करती है, नष्ट करती है। अब देखिएगा कि ये तीनों तंत्र, चाहे तंत्रिका तंत्र हो, चाहे अंतःस्रावी तंत्र हो, चाहे प्रतिरक्षा तंत्र हो, ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड यानी समाकलित होकर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी तंत्र अकेला कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं होता, तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तीनों को, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और इम्यून सिस्टम, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे सिम्थिस ने इन्हें साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी नाम दिया था। सिम्थिस ने इनको क्या नाम दिया था, साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। साइको के अंदर तंत्रिका आ गई, न्यूरो के अंदर जो है साइको न्यूरो के अंदर क्या आ गया, अपना तंत्रिका तंत्र आ गया, और एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर क्या आ गया, अपना ये अंतःस्रावी तंत्र आ गया। उसके अलावा एडर ने इस नाम दिया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उन्होंने इसका नाम चेंज करके एडर ने, सिमंस ने इसका क्या नाम दिया, सिम्थिस ने इसका नाम क्या दिया, साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, और एडर ने इसे क्या कहा, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का साइका का अर्थ क्या होता है, तंत्रिका से संबंधित जो ब्रेन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, और न्यूरो का अर्थ क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र, और इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब हो गया, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो देखिएगा कि ये तीनों ही, क्योंकि कोई भी जंतु, जैसे हमने बात की थी, जैसे हार्मोन्स हैं वो जनाओं को विकास को प्रेरित करते हैं, जनन क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अब जैसे अपने बात की थी कि
जो हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये जननांगों का विकास प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है जंतु के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो एंडोक्राइन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसके अंदर, व्यवहार परिवर्तन में। अब हम देखते हैं कुछ जंतुओं के अंदर एक निश्चित आयु के अंदर जननांगों का विकास होता है या ग्रंथियाँ विकसित होती है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो तंत्रिका तंत्र का भी प्रभावित करता है। उसके अलावा यदि किसी भी जंतु के द्वारा जैसे भूख है, प्यास है, ये सारी क्रियाएं जैसे हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या है कि जो व्यवहार उसमें परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जंतु है उसके अंदर ये तीनों ही तंत्र, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे ये अपने तंत्रिका तंत्र हो, चाहे ये प्रतिरक्षण तंत्र, तीनों मिलकर के एक समाकलन के रूप में कार्य करते हैं। और समाकलन के रूप में कार्य करते हुए क्या करते हैं, ये जंतु के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, यानी व्यवहार को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो प्राणी के व्यवहार को उसका जो वातावरण होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। और वातावरण के अंदर मैंने बताया था कि दो ही घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। मोस्टली कितने घटक होते हैं, दो ही, जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जंतु के व्यवहार को क्या करते हैं, हमेशा प्रेरित करते हैं। और जंतु का जो व्यवहार का स्टडी है वो हमेशा उसके प्राकृतिक आवास में क्या है, किया जाना चाहिए। और प्राकृतिक आवास में जो है अगर किया जाएगा तो हम अच्छी तरह से ये पहचान पाएंगे कि जंतु का व्यवहार किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा शो हो रहा है। क्योंकि कृत्रिम परिस्थितियों में अगर हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो उससे जंतु की जितने भी जो आंतरिक व्यवहार संबंधित मूल्यांकन है वो अपने नहीं कर पाते, इसलिए जंतु का व्यवहार का अध्ययन हमेशा किस परिस्थितियों में करना चाहिए, हमेशा उसके प्राकृतिक आवास में करना चाहिए। नेक्स्ट अपनी इथोलॉजी के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।